नमस्कार दोस्तों, न्यू शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। ये कंप्यूटर फंडामेंटल का भाग 4 है, जिसमें हम लोग माउस, सीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टडी करेंगे। माउस माउस में कुछ चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि माउस को पकड़ते कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर ऑपरेट नहीं किया, हालांकि वो कभी लैपटॉप वगैरह चलाए रहते हैं, लेकिन कभी वो माउस फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसको पकड़े कैसे। तो माउस पकड़ने का जो सही तरीका होता है कुछ इस तरह से होता है जैसा आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। तो जेन्युइन सी बात है, ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है, बट मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दिया ताकि अगर किसी को नहीं पता है तो वो इस तरह से उसको पकड़ सकता है। दूसरी बात, माउस में जो आप लोगों को समझना है वो मुख्य रूप से 8 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से जो पहला है वो है राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है? जब भी आप माउस पकड़ते हैं तो आपके हैंड की जो राइट साइड में फिंगर होगी वो राइट क्लिक बटन होगी। और सामान्य तौर पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, ऑलरेडी इसमें ये सारी चीज़ें बताया गया कि ये जो बटन होता है इसे बोलते हैं राइट क्लिक बटन। और इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है कि टू ओपन कांस्टेंट सेंसिटिव मेनूज। मतलब इसका क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करने चाहते हैं या उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर को ओपन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। और नॉर्मली जब हम किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को ओपन करना होता है तो हम डबल क्लिक करते हैं, और वो डबल क्लिक कहाँ से होता है? आपका लेफ़्ट क्लिक से होता है। और लेफ़्ट क्लिक को ही क्लिक बटन बोलते हैं। आगे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मली एक केबल होता है, जो ये केबल आपके सीपीयू से जुड़ा होता है, और ये होता है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील से स्क्रॉल क्लिक भी होता है। अब देखिए, इन सब फंक्शन को हम समझेंगे एक एक को। अब मुख्य रूप से जो प्रश्न बनता है वो कैसे पूछा जा सकता है? एक तो ये बनेगा कि जो माउस होता है उसमें मुख्य रूप से कितनी बटन्स होती हैं। तो बटन की बात करें तो वहाँ पे 3 बटनें होती हैं। एक होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ़्ट क्लिक और एक होता है स्क्रॉल व्हील। ये होता है राइट क्लिक, ये होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है स्क्रॉल व्हील, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि अलग अलग कीज़ के फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये प्रश्न बनता है। तो जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें यहाँ पे, तो अलग अलग फंक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट क्लिक क्या होता है। राइट क्लिक का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि राइट क्लिक से किसी भी फोल्डर की या फिर किसी भी फाइल की हम प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं, और उस पर बहुत सारे फंक्शन हम उसको कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर ये सारे फंक्शन हमें अप्लाई करना है तो हम उस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे कि लेफ़्ट क्लिक या क्लिक बटन। लेफ़्ट क्लिक या क्लिक बटन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब इसी से दो फंक्शन जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे 2 टाइम्स क्लिक, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हम 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हम उसको रीनेम कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप 2 टाइम्स क्लिक करते हैं तो वो होता है, उसको आप रीनेम कर सकते हैं। लेकिन आप जब उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो जो फाइल रहती है वो ओपन हो जाती है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेफ़्ट क्लिक या क्लिक बटन। तो मुख्य रूप से इन तीनों की अगर बात करें तो क्लिक बटन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या फाइल को सेलेक्ट करते हैं। 2 टाइम्स क्लिक से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल को रीनेम कर सकते हैं। डबल क्लिक से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, स्क्रॉल व्हील कहाँ पे इस्तेमाल होता है। स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल हम किसी भी फ़ोटोज़ या कोई भी जो हम देख रहे हैं, अगर गाना वगैरह सुन रहे हैं तो स्लाइडर होता है वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादातर जब हम बड़े बड़े पेज या फिर किसी बड़े पेज पर काम करते हैं तो पेज को अप और डाउन करने के लिए इस स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रॉल क्लिक से क्या होता है कि जब कभी कभी आप वेब पेज पे होते हैं तो स्क्रॉल क्लिक से क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका जो पेज होता है वो ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। इसमें मुख्य रूप से एक बात को आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल क्लिक क्या होता है।
कंट्रोल क्लिक से किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से शिफ्ट क्लिक भाई होता है। शिफ्ट क्लिक से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर, जैसे यहाँ से आपने शिफ्ट क्लिक अगर यहाँ से लगाया, और सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे आपने यहाँ पे शिफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करना है, कंट्रोल क्लिक का इस्तेमाल करना है, तो पर्टिकुलर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल को प्रेस किया, फिर इसको क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया। इस तरह से आपने इतने ऑब्जेक्ट को एक साथ ही सेलेक्ट कर लिया। अब इसको आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन शिफ्ट क्लिक का मतलब क्या होता है? शिफ्ट क्लिक का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के उसके बाद जब आप क्लिक करोगे, सपोज दैट यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पूरा डेटा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी फाइल होगा, इस तरह से। तो दोनों का ही काम है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। लेकिन कंट्रोल क्लिक का मतलब है कि अगर आपको चूज़ करके करना है तो कंट्रोल क्लिक होता है, और एक साथ बहुत सारे आपको अगर ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से माउस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है। यहीं से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 टाइम्स क्लिक और डबल क्लिक में अंतर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 2 टाइम्स क्लिक और डबल क्लिक में अंतर क्या है, तो यहाँ पे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आप उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये जो होता है ये 2 टाइम्स क्लिक है। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर तुरंत क्लिक करते हैं, इस तरह से डबल टैप करते हैं, तो ये आपका जो है डबल क्लिक कहलाता है। बस इतनी सी आपकी बात को यहाँ, अब आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे माउस में। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सीपीयू की। सीपीयू जो होता है इसका सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। अगर आप यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीपीयू में सबसे महत्वपूर्ण जो है यही पूछ लिया जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि वो सीपीयू में कभी कभी उसका फुल फॉर्म वो समझते हैं कि इससे पूरा कंप्यूटर कंट्रोल होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्थान पर वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को सेलेक्ट करके आते हैं। हालांकि इसका काम, क्योंकि हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस बात का होता है, हम ये आपको समझाते हैं कि जो सीपीयू होता है वही सारे फंक्शन को नियंत्रण करता है, वही सबको कंट्रोल करता है। तो दिमाग में ये बात रहती है कि सीपीयू जो होता है वो सबको कंट्रोल करता है, इसलिए कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। हालांकि ये कंट्रोल नहीं होगा, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको अगर सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे आपको कई कई किताबों में, बहुत सारी किताबों में आपको ये दिया गया होता है कि सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, और किसी किताब में आपको 4 भी मिल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 आपको बता दिए हैं, क्योंकि उसमें ये 4 पार्ट नहीं होते, तो ऐसा प्रश्न नहीं बनता कितने भाग होते हैं, बल्कि इन भागों में से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एलयू क्या है, सीयू क्या है, एमयू क्या है, रजिस्टर क्या है। तो एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसका फंक्शन समझ लेते हैं। एलयू का मतलब जो सबसे पहले फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरी चीज़ इसका, इसमें काम क्या होता है, इसमें जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन का जो काम होता है इस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। और जो सीयू होता है वो क्या करता है, चीज़ों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल मीन्स है कि आपको अगर प्रिंट आउट चाहिए तो आप कमांड दोगे तो वो कंट्रोल यूनिट करेगा। आपको उसको किसी फाइल में सेव करना है, किसी फोल्डर में सेव करना है, तो वहाँ पे कंट्रोल यूनिट ही उसको कंट्रोल करता है कि आपको उस मैसेज को, उस डेटा को कैसे ऑपरेट करना है या उसका कैसे ऑपरेशन करना है। थर्ड नंबर पे आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होता है ये ऐसा विभाग होता है जिसमें डेटा को सेव करके रखा जाता है। और रजिस्टर जो होता है वो आपको कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर अलाउ नहीं करता, अर्थात आपको इंडिकेट करता है कि अगर आप फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर एक बार आपसे कंफर्मेशन ज़रूर पूछता है कि क्या आप परमानेंटली इस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, या फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस फाइल को रिसाइकल बिन में मूव करना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पे मुख्य ये बातें ध्यान रखना है। अब सीपीयू जो काम करता है वो फंक्शन कैसे करता है, इस बात को हम चलो समझ लेते हैं। अब होता क्या है कि हम जब सीपीयू का कार्य का समझते हैं कि इसका प्रोसेसिंग
कैसे होता है या फिर ये कैसे कार्यों को करता है, तो इसमें हम इस चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम डालते हैं इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन हम सीपीयू के अंदर भेजते हैं वो इनपुट होगा। जैसे आपने क्या किया, आपको कोई टाइपिंग करना है या कोई भी फ़ोटो पे एडिट करना है, तो वो जो आपने टाइपिंग किया वो एक इनपुट कहलाता है। और इनपुट करने के बाद, जब आपने टाइपिंग करने के बाद आप उसको क्या करना चाहते हो, आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। तो जब उसको आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करके आउटपुट को भेज देगा। और आउटपुट में जो वहाँ पे डिवाइस लगे होंगे, जैसे वहाँ पे अगर प्रिंटर पे प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल जाएगा। सपोज़ दैट आप अगर कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करते हो, तो आप जब उस सॉन्ग प्ले करते हो तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है और उस मैसेज को आपके आउटपुट को भेज देता है। और आउटपुट में किस को भेजेगा? स्पीकर को भेजेगा, और स्पीकर पे आपको सॉन्ग सुनाई देने लगेगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले जब आपने इनपुट डाला, इनपुट डालने के बाद वो मैसेज जाएगा कंट्रोल यूनिट में, और कंट्रोल यूनिट उसको कहाँ पे भेज देगा? अर्थमेटिकल यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उस डेटा का कैलकुलेशन होता है, फिर उसके बाद ये वापस रिवर्स कंट्रोल यूनिट में जाता है। अगर आप उसका आउटपुट चाहते हैं तो आउटपुट की तरफ चला जाएगा, अगर आप उसका मेमोरी सेव करना चाहते हैं तो मेमोरी यूनिट में चला आएगा। तो देखो, बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या काम है कि भाई, अगर आप कोई भी मैसेज या फिर कोई भी डेटा जो कंप्यूटर के अंदर आप डालते हैं वो इनपुट कहलाता है। इनपुट के बाद वो डेटा चला जाता है कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट से ही सारे फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। अगर आप उसका गणना करना चाहते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आएगा, अगर आप उसका आउटपुट चाहते हैं तो डायरेक्ट आउटपुट में चला जाएगा, अगर आप उसको मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो मेमोरी में सेव हो जाएगा। इस तरह से ये सारे फंक्शन आपस में जुड़े होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर प्रोसेसिंग क्या होता है, तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको लेमनेट बनाना है, अर्थात आपको शरबत बनाना है, तो शरबत बनाने के लिए आपको चीनी चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए। तो चीनी, नमक, पानी और नींबू चाहिए। तो ये जितनी चीज़ें आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है? इनपुट है। अब आपने क्या किया, एक जार में पानी डाला, नींबू डाला, उसमें नमक डाला और चीनी डाला। चीनी डालने के बाद जब सब कुछ उसमें डाल दिया, तो उसके बाद आप आ गए कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में क्या कर रहे हो, आप उसको प्रोसेसिंग कर रहे हो, अर्थात उसको जब चम्मच से मिला रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल यूनिट, अर्थात प्रोसेसिंग कहलाएगा। और प्रोसेसिंग के बाद जब वो पूरी तरह से बन जाएगा तो उसके बाद उसको आप छानते हैं। तो छानने की अलग प्रक्रिया है, उसको छानते हैं, छन्नी से छानते हैं, साफ़ करते हैं उसको, और देन उसके बाद उसको क्या कर देते हैं? सर्व कर देते हैं, अर्थात उसको आउटपुट कर देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि जो सीपीयू होता है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से मेमोरी दो प्रकार की होती है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एक होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी की सबसे पहले बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में आपको ये समझना है कि इसमें ओनली रैम और रोम आता है। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहला प्रश्न ये बनेगा कि मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अब जो प्राइमरी मेमोरी होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि प्राइमरी मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है और निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसमें पहला जो होता है रैम और रोम। मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ दो मेमोरी ही आती है, रैम और रोम। अब रैम के बहुत सारे पार्ट हैं, रोम के बहुत सारे पार्ट हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये जो रैम होती है वो दो प्रकार की होती है। दो प्रकार क्या, पहले डायनेमिक रैम थी जिसे डी रैम बोलते थे, और बाद में इस मतलब अपडेट वर्जन आया इसका स्टैटिक रैम। अब जो स्टैटिक रैम थी ये डायनेमिक रैम से थोड़ा सा बेहतर है, और ये चीप मतलब स्पीड भी इसमें प्रॉपर तरीके से है। तो जैसे आपने देखा कि कोई चीज़ अगर इनोवेशन होता है किसी चीज़ का, तो प्रारंभ में उतनी बेहतर रिस्पांस नहीं देता है, धीरे धीरे क्या करते हैं हम उसमें अल्टर कर लेते हैं, तो बाद में वो बेहतर रिस्पांस देने लगता है। तो जो रैम होगा वो पहले डायनेमिक रैम है जिसे डी रैम कहते हैं, और स्टैटिक रैम जिसे एस रैम कहते हैं, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं रोम की। रोम जो होता है उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसको क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और इसके डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी में कौन सा ऐसा डेटा है जो परमानेंटली हम उसको उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, ओनली पढ़ सकते हैं, तो वो होता है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रोम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो रोम होते हैं, हालांकि चार प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपको देखने को मिलेगा वो 3 प्रकार का मिलेगा। 3 में पहला है जो, उसे बोलते हैं पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि आप रोम को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या होता है? ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट होता है डबल ई प्रोम। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नोट, रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। को वोलेटाइल का मतलब जो होता है वो होता है अस्थायी मेमोरी। अब इसका मतलब समझ लो, जो रैम होती है वो, उसकी जो मेमोरी होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, जब तक आप उस कार्य को कंप्यूटर में सेव नहीं कर देते हैं तब तक वो डेटा आपके रैम में रहता है। और जैसे लाइट चली गई तो रैम में जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन वही डेटा अगर आपने सेव कर दिया कंप्यूटर में तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी कंप्यूटर में सेव हो जाता है और जब भी आवश्यकता होगी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रैम में ऐसा नहीं है। अगर आपने डेटा को सेव नहीं किया है और लाइट चली गई तो डेटा ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। इसलिए ये होता है वोलेटाइल। और दूसरी तरफ अगर मैं रोम की बात करें तो रोम में क्या होता है, ऑलरेडी डेटा फीड होते हैं, सेव होते हैं। अर्थात अगर लाइट चली भी जाती है तो इसमें जो डेटा होता है वो इरेज नहीं होता है। इसीलिए जो रोम होता है इसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब प्रमुख रूप से जो रैम और रोम में अंतर होता है वो ये होता है, रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है और रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी में जो मेमोरी आती है वो सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे आप लोग इस तरह से देखे होंगे, अगर कभी किसी कोई पीसी आपने ओपन करके देखा होगा तो उसमें इस तरह से एक पार्ट लगा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपके डेटा होते हैं सब इसी में हार्ड डिस्क में ही स्टोर होती है। इसको शॉर्ट में HDD बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट होता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव ये पेन ड्राइव होता है जिससे हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। इस तरह से बहुत सारे मेमोरी कार्ड हैं, जैसे आपने कैमरे वगैरह में देखा होगा या पुराने जो फ़ोन आते थे उसमें इंटरनल मेमोरी उसकी ज़्यादा नहीं रहती थी कैपेसिटी, तो वहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे आम बोलचाल भाषा में चिप कहते थे। तो नेक्स्ट है कम्पैक्ट डिस्क, जिसे शॉर्ट में CD बोलते हैं, और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB की होती है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये CD होता है। नेक्स्ट अगर बात करें DVD की, तो CD की तरह DVD भी होती है, बस इसकी जो कैपेसिटी होती है या डाटा स्टोरेज करने की जो क्षमता होती है वो होती है 4.7 GB। और नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो पुराने कंप्यूटर होते थे वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के जो इस तरह से फ्लॉपी डिस्क होता था जहाँ पुराने कंप्यूटर में लगाया जाता है। ये भी फ्लॉपी डिस्क है और ये भी फ्लॉपी डिस्क है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी इज़ नाउ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कहने का मतलब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी नॉन वोलेटाइल होती है। अर्थात अगर कभी भी आपका डेटा चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो आपका डेटा जो है वो इरेज नहीं होगा, वो वैसे ही प्रॉपर
बना होगा और आप जब चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताया है कि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट कैसे है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो सीपीयू है। सीपीयू को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है सीयू, दूसरा है एमयू, तीसरा है एएलयू। अब जो एमयू है, मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट के 2 पार्ट हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको बताया था रैम होता है और रोम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी में एसटीडी होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी होता है, डीवीडी होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप यहाँ पे समझिए मैग्नेटिक टेप क्या होता है। अगर आप थोड़ा पहले चलें तो पहले पहले ज़माने में जो टैप रिकॉर्डर वगैरह होते थे उसमें जो कैसेट लगती थी तो वो मैग्नेटिक टेप होता है उसमें। वो भी हमारा एक प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी होता है। मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी मेजरमेंट से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट या बिट्स होती है। देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बिट और बिट्स में अंतर नहीं कर पाते। बिट जो होता है वो सिंगुलर है और बिट्स जो होता है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे बिट बहुवचन के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो बिट्स होता है। बस यही बात तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछता है कभी भी पेपर में कि मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो ऑप्शन में चाहे बिट हो या बिट्स हो, दोनों आपका सही होगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक यहाँ पे मेमोरी मेजरमेंट में आपको मिलता है बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है कि 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होता है। तो कभी भी बिट बाइट नहीं है, बिट बिट्स है लेकिन बाइट नहीं है। बाइट अलग चीज़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो इसका जो आंसर होगा बिट या बिट्स हो सकता है। अब यहाँ पे मेमोरी मेजरमेंट में आपको ये कुछ मापन दिए गए हैं, इसको आपको ध्यान से समझना है। फिर मैं ट्रिक के माध्यम से इसको समझा दूंगा, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। याद रखना सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बिट या बिट्स होगे। अब याद रखना 4 बिट्स मिलके एक निबल बनाते हैं और 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। बस इतना ही 2 पॉइंट आपको याद रखना। 4 बिट्स बराबर एक निबल, 8 बिट्स बराबर एक बाइट। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। केबी को क्या बोलते हैं, किलोबाइट बोलते हैं। अब इसको नॉर्मली समझो। जैसे आप किसी भी पहले इस्तेमाल करते थे फ़ोन, या फिर अगर अब बहुत छोटी फाइल होती है तो वो केबी में होती है। जैसे आपने छोटे मोटे फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो वो केबी में होता है, 10 केबी, 12 केबी, 50 केबी, 100 केबी। और इसी तरह से अगर आप थोड़ा सा बढ़िया कैमरे से फ़ोटो खींचते हो तो वो चीज़ किस में आ जाता है, एमबी में। तो केबी के बाद क्या आ गया, एमबी आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से पहले समझ लेना है कि केबी के बाद क्या है, एमबी, एमबी के बाद क्या है, जीबी। जब आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, मूवी वगैरह जीबी में होता है। जीबी के बाद जब 1024 जीबी हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है वो किस में, 1 टीबी में। तो आजकल जो का आपके लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उसमें लैपटॉप में अब जो लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उसमें जो हार्ड डिस्क होती है या उसकी इंटरनल मेमोरी होती है वो 1 टीबी की होती है। 1 टीबी का मतलब 1024 जीबी। पहले 500 जीबी मैक्सिमम मिलता था, किसी भी लैपटॉप वगैरह खरीदो तो सफिशियंट होता था। लेकिन अब जो भी लैपटॉप आप को देखने को मिलेंगे वो 1 टीबी के वेरिएंट में मिलेंगे, 500 जीबी के वेरिएंट में मिलते हैं, 1 टीबी इस तरह से मिलते हैं। आगे देखो, यहाँ तक तो आपको याद रहेगा कि सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट्स है। बिट्स के बाद मैंने निबल बताया, निबल के बाद मैंने आपको बाइट बताया, बाइट के बाद मैंने आपको बताया केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी। इतना तो बेसिक आप लोगों को पता ही रहता है। अब इसके आगे की जो यूनिट है ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन ये पूछ सकता है अगर एग्ज़ाम का अगर टफ बनाने का प्रयास किया गया या फिर टफ एग्ज़ाम हुआ तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि टीबी के बाद क्या होगा, पेज, PEZ, PEZ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि TB के बाद आपको क्या लिखना है, पेज। पेज का मतलब PB, PB उसके बाद EB, EB के बाद ZB और लास्ट में क्या आएगा, YB।
अगर एक या दो बार अगर आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे कभी नहीं भूलेंगे। कन्फ्यूजन जहाँ होता है वहाँ पे मैंने बता दिया। इसमें मुख्य रूप से आपको दो ही बातें याद रखना है। सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बिट या बिट्स होगी। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान ध्यान रखना कि 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। अब फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। अब आपको क्या करना है, 4 बिट्स बराबर एक निबल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, इतना तो आपको पता ही है। आगे यहाँ पे देखते हैं, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 EB, 1024 EB बराबर 1 ZB और 1024 ZB बराबर 1 YB। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, पूछा ये जाएगा कि 1024 बाइट में कितने KB होते हैं, तो 1 KB होते हैं। या फिर इसका रिवर्स पूछ सकता है कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1024 KB होते हैं। कभी कभी प्रश्न में 1024 दे के ना, ऑप्शन में 1024 ना दे करके 1000 दिया गया होता है। जैसे आपसे ये कह दे कि 5 MB में कितने KB होते हैं, तो 5000 ऑप्शन में है, जबकि वहाँ पे 1024 गुणे 5 होना चाहिए था। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1000 के इक्वलेंट माना जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जो भी आपसे पूछा जाता है 1024 के मल्टीपल में है तो वो भी ऑप्शन सही हो, वो तो सही होगा ही होगा। लेकिन अगर उस तरह का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो इसको 1000 कंसीडर किया जाएगा। इस हिसाब से अगर 1 MB में पूछे तो 1024 KB, 2 MB में कितने KB होते हैं ये पूछ लिया जाए तो 2048 KB होगा। और अगर 2048 ऑप्शन में नहीं है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2000 ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अब। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन से हैं। वे सॉफ्टवेयर व वे सिस्टम जिसके माध्यम से हम हार्डवेयर को चलाते हैं, रनिंग करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जैसे जिसको यूज करना सरल होता है, और इसमें ज़्यादातर जो भी चीज़ें आपको करने होते हैं वो डायरेक्ट आपको किसी न किसी मेनूज़ में दिए गए होते हैं या किसी टैब में दिए गए होते हैं। आप उस पर क्लिक करके आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इसमें जैसे देख सकते हैं कि विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 8.1 है, विंडोज़ 10 है। ये सब जो विंडो है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। दूसरा जो होता है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे डॉस का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ब्लैक स्क्रीन पर कोडिंग के माध्यम से किया जाता है। तो जैसे फॉक्सरो हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सारे जो है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अर्थात डॉस पे आधारित होते हैं। तो आपने हैकर्स वगैरह को देखा होगा, आपने कभी देखा होगा कि मूवी वगैरह में कोई हैकर्स वगैरह होता है तो एक ब्लैक स्क्रीन पे काम करता है वो। तो वो जो काम करता है ब्लैक स्क्रीन पे उसे बोलते हैं MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।